सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि कहां पर बाध होता है और कहां पर निवृत्ति होती है। ये है, कहीं पर वेदांत दर्शन में अगर बाध लिखा है तो उसका अर्थ क्या होगा और निवृत्ति लिखी है तो उसका अर्थ क्या होगा, ये आपको समझाया जा रहा कल। तो जहां कारण के सहित कार्य की निवृत्ति होती है वहां पर बाध बोला जाता है। मोटे मोटे शब्दों में ये कहा गया कि कारण के सहित कार्य की निवृत्ति हो जाए, कार्य का नाश हो जाता है, निवृत्त हो जाए तो उसे कहते हैं बाध। और कारण के रहते हुए कार्य की निवृत्ति हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं निवृत्ति शब्द से। कार्य का नाश हो, कारण के रहते जहां कार्य का नाश है उसे निवृत्ति कहेंगे, और कारण और कार्य दोनों का नाश हो जाए उसे कहते हैं बाध। ये आपको समझाया गया। तो इसी को किस तरह से समझाया गया कि भाई जो स्वप्न के पदार्थ हैं वो किसमें आपने अध्यस्त माना, शुद्ध चेतन में अध्यस्त माना। तो शुद्ध चेतन में अध्यस्त हैं स्वप्न के पदार्थ। तो इस समय जब जागृत अवस्था में व्यक्ति आया तो जो शुद्ध चेतन में अध्यस्त होता है तो ब्रह्म के ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होगी। अब जागृत अवस्था में जब आया तो उसे ब्रह्म का ज्ञान तो हुआ नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान तो उसको हुआ नहीं है। अतः ब्रह्म का जब ज्ञान नहीं हुआ है तो फिर जागृत अवस्था में उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वप्न के गज आदि जो है जागृत अवस्था में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए। ये है पूर्व पक्षी का कथन। तर्क उसने क्या दिया कि अधिष्ठान के ज्ञान से क्या है, अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति सिद्धांती मानते हैं। तो अधिष्ठान का ज्ञान जो है जगते ही तो हुआ नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, तो फिर जो है वहां पर स्वप्न की प्रतीति होनी चाहिए जागृत अवस्था में भी। ये पूर्व पक्षी का कथन। टीकाकार ने इसे कहा कि ननु अध्यस्त अधिष्ठान साक्षात्कार निवर्तत्व नियम। कहते हैं जो अध्यस्त पदार्थ होते हैं वो जिसमें जो अध्यस्त है, जिस अधिष्ठान में जो अध्यस्त है, कल्पित है, ठीक। सुक्ति में रजत कल्पित है, सुक्ति के ज्ञान से क्या है, रजत की निवृत्ति हो जाती है। ये आपका नियम है। अध्यस्त जो रजत है उसका अधिष्ठान सुक्ति का जब साक्षात्कार हो जाता है तो उससे क्या है, उसकी निवृत्ति होती है रजत की। तो ये सार्वभौमिक नियम है कि इस संसार की निवृत्ति कब होती है, जब ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म में संपूर्ण जगत अध्यस्त है। तो कहते हैं तत्साक्षात्कार अभावात। कहते हैं जो अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं है, जिस समय स्वप्न देख रहा है उस समय अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं है, तो साक्षात्कार भावात जागरणे तेषाम अनुवृत्ति प्रसंग। तो जागृत अवस्था में तेषाम माने स्वप्न के जो गयादि पदार्थ हैं उनकी प्रतीति का प्रसंग दुर्वार, उसका निवारण सिद्धांति नहीं कर सकते हैं। इति संकते। कौन, पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी ऐसी शंका करता है। मूल देखिएगा, इसे कहा गया न गजादे शुद्ध चैतन्य से अध्यस्तत्व। कहते हैं गजादि जो है शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है। इदानी, इदानी माने जो जागृत अवस्था, अधिष्ठान साक्षात्कार भाव, अधिष्ठान के साक्षात्कार भाव होने से जागरणे भी, ठीक है। कहते हैं जागृत अवस्था में जग जाया, जब जग गया है तब भी, जागने पर भी स्वप्न उपलब्ध, स्वप्न में प्रतीत जो गजादि है उनका अनुवर्तेरन, उनकी अनुवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका उत्तर टीकाकार देखिए। मूल एक बार हमने कल सरसरी निगाह से बोल दिया था, टीका देखिए।
यद्यप अधिष्ठान साक्षात्कारम बिना अध्यस्त बाधो न संभव। कहते हैं कि अधिष्ठान के, यद्यप ये नियम है, अधिष्ठान के साक्षात्कार के बिना, जब तक अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक जो है, जो अध्यस्त पदार्थ है, तस्य बाध न सा, अध्यस्त पदार्थ का बाध नहीं होता है। तथापि फिर भी तम तम बिना भी तन निवृत्ति संभवा। कहते हैं कि तथापि ऐसा होने पर भी, तम मतलब अधिष्ठान साक्षात्कारम, अधिष्ठान साक्षात्कार के बिना भी तन निवृत्ति माने स्वप्न के गजादि पदार्थों की, जो अध्यस्त पदार्थों की निवृत्ति संभव है, निवृत्ति संभव है, न तद अनुवृत्ति प्रसंग, उसकी अनुवृत्ति स्वप्न के पदार्थों की जागृत अवस्था में अनुवृत्ति नहीं सकती है। इति समाधानम प्रतिजानते। कहते इस समाधान के लिए सिद्धांती प्रतिज्ञा करते हैं उच्चते से। कहते हैं उच्चते से क्या है, टीका में देखिएगा, बाध रूप नाश अभावे पी। कहते दो प्रकार का कार्य का नाश होता है। एक होता है बाध रूप। तो बाध रूप नाश कहाँ माना जाता है? कहते हैं कि जहां पर उपादान और कार्य, कार्य कारण दोनों की निवृत्ति हो जाती, नाश होता है। कहते हैं बाध रूप नाश के न होने पर भी निवृत्ति रूप नाश, जो निवृत्ति रूप नाश है, निवृत्ति रूप नाश कहाँ होता है कि कारण के रहने पर भी कार्य का जहां नाश होता है। निवृत्ति रूप नाशम प्रकृति दर्शय तुम, प्रकृति में दिखाने के लिए नाश द्वैविध्यम आह, दो प्रकार के नाश को बतला रहे मूल कार्य। मूल में देखो, कार्य विनाशो ही दुविधा, कार्य का नाश जो है दो प्रकार का होता है। कश्चित उपादानेन सह कार्य विनाशः, ऐसा अन्वय करिएगा। कहीं पर उपादान के साथ, कहीं पर क्या है, उपादान के साथ कार्य का नाश होता है, माने कारण भी नष्ट हो जाता है, कार्य भी नष्ट हो जाता है। कश्चित विद्यमाने उपादान है, कहीं पर कार्य के, हमारे कारण के विद्यमान होने पर भी कार्य का विनाश होता है। ठीक, तो जहां उपादान के सहित कार्य का नाश होता है, माने कार्य कारण दोनों का नाश होता है, उसको बाध शब्द से कहा जाता है। और जहां पर कारण रहेगा, केवल कार्य का नाश होगा, वहां पर क्या मानेंगे? निवृत्ति मानते हैं। ठीक, ये एक प्रसंग है, इसको समझने के लिए पहले से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे घट का नाश हुआ मूसल प्रहार से, तो वहां पर कपाल का या मिट्टी का नाश नहीं होता है, तो वहां पर क्या माना जाएगा? घट की निवृत्ति मानी, क्योंकि कारण जो है मृतिका वहां विद्यमान है, कपाल विद्यमान। और जहां पर यम सुक्ति ज्ञान होते ही जो सुक्ति का ज्ञान और उस ज्ञान का कार्य जो रजत था, दोनों का ही, रजत का उपादान कारण जो ज्ञान था और उसका कार्य जो रजत था, दोनों का ही सुक्ति के ज्ञान से नाश हो गया। अतः इस स्थल पर क्या माना जाएगा? बाध माना जाएगा। ठीक, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान से जहां पर इस प्रपंच का उपादान कारण जो माया है और उसका कार्य जो प्रपंच है, दोनों का जो नाश होता है, इसको क्या मानते हैं? बाध होता है। ठीक, और व्यवहार काल में कोई मकान आदि गिर गया, ठीक, मकान की निवृत्ति हो गई, मकान का नाश हो गया, लेकिन उसके कारण का, विद्या का नाश नहीं हुआ है, तो उस मकान आदि का क्या माना जाएगा? निवृत्ति मानते हैं। या घटादि का जो नाश होता है उसको निवृत्ति मानते हैं कि उसका कारण विद्यमान। ठीक, आइए उपादानेन लिख रहे हैं। हाँ, उपादानेन माने अज्ञानेन, आद्य बाद संज्ञक उपादानेन स नाशस्य। कहते हैं आद्य जो बाद संज्ञक नाश है, उपादान के सहित कार्य का नाश होता है, वहां बात करते हैं। तत् माने तस्मात् नाशस्य द्वैविध्य हेतु, माने इसलिए नाश को जब दो प्रकार के मानते इस कारण से, ये माने जागरणी, कहते जागृत अवस्था में ब्रह्म साक्षात्कार अभावात, ब्रह्म साक्षात्कार का अभाव होने से स्वप्न प्रपंचो मां बाती, सब प्रपंच का भले बात हो, लेकिन गजादि निवृत्तों को विरोध है। गजादि की निवृत्ति मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ठीक है,
मूल देखिएगा, आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। कहते हैं प्रथम का कारण कौन है? अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार। क्योंकि तेन बिना उपादान भूताया विद्या निवृत्ते, क्योंकि अधिष्ठान साक्षात्कार के बिना जो जगत का उपादान कारण भूता विद्या है उसकी निवृत्ति नहीं होती है। द्वितीय कहते हैं, द्वितीय जो पदार्थ है, द्वितीय क्या है? विरोधी वृत्ति उत्पत्ति दोष निवृत्ति। कहते जो निवृत्ति होती है वो दो जगह देखी जाती है। स्वप्न जब देख रहा है या जागृत में रस्सी में सर्प देख रहा है, तो स्वप्न में क्या देखा कि हाथी देख रहा था, लेकिन हाथी के विरोधी वृत्ति क्या दिखाई पड़ गई वहां पर? उसका जो है गजा भाव, माने वहां पर कौन दिखाई दिया आपको? अश्व दिखाई देने लग गया, गज का अभाव आ गया, गज निवृत्त हो गया। तो विरोधी वृत्ति जब अश्वाकार बन गई तो गज की निवृत्ति, वहां निवृत्ति कहा जाएगा, बाद नहीं कहा जाएगा। जागृत अवस्था में भी देख लीजिएगा कि रस्सी में सर्प देख रहा था, लेकिन फिर ज्ञान हुआ करे तो सर्प नहीं तो लाठी है, ठीक है, तो सर्प की निवृत्ति हो गई, वहां पर क्या हो गया? विरोधी वृत्ति आ गई, तो वहां पर लाठी दिखाई लग गई। फिर विरोधी वृत्ति आ गई, अरे लाठी नहीं है भाई, तो ये तो इसमें दरार पड़ी हुई है, देखा है। तो जैसे विरोधी वृत्ति है तो वहां पर विरोधी वृत्ति आने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है, ठीक। अथवा दोष की निवृत्ति हो जाए, जैसे स्वप्न में जो निद्रा आदि दोष के कारण से क्या देख रहा था? स्वप्न देख रहा था, निद्रा आदि दोष हट गया, तो वहां पर जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो स्वप्न से जब जागृत अवस्था में आता है तो उस अवस्था में क्या माना जाएगा कि गजादि की प्रतीति क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी निवृत्ति हो गई, बाद नहीं होता है। आपने कहा कि अधिष्ठान के साक्षात्कार से बाद होना चाहिए, तो कहते हैं अधिष्ठान का साक्षात्कार यहाँ हुआ ही नहीं है, यहाँ बात तो हम कही नहीं रहे, यहाँ हम क्या बोलते हैं? निवृत्ति कह रहे हैं, निवृत्ति के मानने में कोई विरोध नहीं है। तो तद इह ब्रह्म साक्षात्कार भावा सब प्रपंचो मां बाठी। कहते हैं यहाँ पर जागृत अवस्था में ब्रह्म साक्षात्कार का अभाव होने से स्वप्न प्रपंच का भले ही बाद मत हो। मूसल पहाड़ेन घटा देवरी विरोधी प्रत्यांतर उदय। कहते हैं जैसे मूसल के प्रहार से घट का नाश होता है, ऐसे विरोधी प्रत्यय का उदय हुआ, अथवा स्वप्न जन की भूत जो निद्रादि दोष का नाश हो गया, तो गजादि की निवृत्ति मानने में कोई विरोध नहीं है। माने हम गजादि की जागृत अवस्था में हम स्वप्न का बाद नहीं करते हैं, हम स्वप्न की निवृत्ति करते हैं। स्वप्न की क्या होती है? निवृत्ति होती है, न कि बाद होता है, ये हमारा कहना है। और हम बाद वहां कहते हैं जहां पर ये तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो जगत और जगत का उपादान कारण अविद्या दोनों का नाश, अर्थात जहां पर उपादान कारण और कार्य दोनों का नाश होता है वहां पर हम बाद मानते हैं, और जहां पर केवल कार्य का नाश होता है वहां हम निवृत्ति मानते हैं। तो स्वप्न के पदार्थों की जागृत अवस्था में निवृत्ति होती है, अतः वहां किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है, ऐसा मानने में। टीका देखिएगा, तत्र हेतुम आह, इसको हेतु का विरोधी वृत्ति या दोष की निवृत्ति। यथा उपादान सत्य भी, कहते जैसे उपादान कारण के रहने पर भी मूसल प्रहारेण, कहते मूसल के प्रहार से घटादि निवृत्ति होती, घटादि की निवृत्ति होती है। तथा विरोधी वृत्त्यंतर उदय, कहते से विरोधी गजाकार वृत्ति की विरोधी वृत्ति कौन आई? अश्वाकार वृत्ति हो गई, ठीक। तो विरोधी वृत्त्यंतर उदय होने पर गजादि की निवृत्ति उपपद्यते, गजादि की भी निवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। स्वप्ने एवं स्वादि प्रत्यय, कहते हैं स्वप्न अवस्था में ही जब घोड़ा आदि का देखने लगता है तो गजादि निवृत्ति दर्शनात् गजादि की निवृत्ति देखी गई है। विरोधी वृत्त्यंतर निवृत्तो पुनः उत्पत्ति मासन हेत्वंतरम, कहते हैं विरोधी की वृत्ति के निवृत्ति के बाद पुनः उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए। जैसे घट के घटा भाव, घट के अभाव का अभाव, माने घट था
फिर क्या हुआ, घटाभाव हुआ। फिर जब हम उसका अभाव कर देंगे, घटाभाव का भाव हो गया, तो क्या होना चाहिए, घट की उत्पत्ति होनी चाहिए। ऐसा प्रसंग आता है। घट जहां पर था, फिर ज्ञान हुआ घट नहीं है, फिर घट नहीं का ज्ञान हट गया। माने अभी देख रहा था गज, फिर देखा उसका विरोधी अश्व, फिर अश्ववृत्ति की निवृत्ति हो गई। तो गज की विरोधी वृत्ति जो अश्वाकार वृत्ति की निवृत्ति हो गई, तो पुनः जो है गज की निवृत्ति होनी चाहिए। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि स्वप्न प्रतीति जन की भूत। कहते हैं स्वप्न की, इस अरुचि के कारण दूसरे पक्ष में आए कि स्वप्न की जन की भूत जो दोष है, निद्रादि दोष है, उसका जब नाश हो जाता है, स्वप्न प्रति नाश हो जाता है, तब वहां पर जो है पुनः जो उसकी उत्पत्ति का प्रसंग आप नहीं ले सकते, क्योंकि सब निद्रा दोष खत्म हो गया है। कहते हैं आदि लिखा, आदि आदि पते अदृष्ट आदि संग्रह। कहते हैं आदि पद से आपका अदृष्ट प्रारब्ध आदि भी वहां पर संग्रह कर लेना चाहिए। जिसको जो चीज दिखनी है उसमें प्रारब्धानुसार, जैसा कि आपको ने बतलाया कि किसी ने अनुष्ठान किया, अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, एक दिन केवल अनुष्ठान किया फिर छोड़ दिया, लेकिन ना भुक्तम क्षेते कर्म कल्प कोट सतैरपी, एक दिन के अनुष्ठान उसने किया ही है, राजा बनने के लिए अनुष्ठान कर रहा था, एक दिन करके छोड़ दिया। तो एक दिन का जो कार्य है उसका फल तो उसे मिलना चाहिए, तो जागृत में तो मिल नहीं सकता। तो स्वप्न में ही एक दिन जो है, किसी न किसी दिन स्वप्न में क्या है, उस अनुष्ठान का फलीभूत जो उसको फल स्वप्न अवस्था में जीव को क्या मिल जाता है, वो राजा बन जाता, जितना उसका प्रारब्ध है। और ऐसे ही जो किसी ने कहीं पर कोई गलत कर्म किया, लेकिन पूर्ण रूप से गलती नहीं है, किंचित गलती है, तो क्या देखता है कि स्वप्न में ही वो जेल में बंद हो गया या कहीं पर दंडित हो रहा है। तो ये जो है इस सभी के प्रति क्या हेतु लेते हैं, प्रारब्ध कर्म को हेतु लेते हैं, पूर्व दृष्टि को हेतु ले लेते हैं। ले आदि पद से वहां पर अदृष्ट आदि का संग्रह कर लेना चाहिए। आगे का विषय बहुत ही, जब तक ये ग्रंथ प्रथम परिच्छेद पूरा होगा तब तक बहुत ही सुंदर विषय आपके सामने आ रहा है। अभी तक भी विषय सब अच्छे रहे हैं, अब विषय जो है और सुंदर आपके सामने आ रहा है कि कहां पर कितना तुलनात्मक अध्ययन आप पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शन का, वेदांत दर्शन का। तो कहते हैं नन सुक्ति रूप से बाधो निवृत्तिवादी अपेक्षायाम आह। कहते हैं सुक्ति रूप, सुक्ति में रजत का बाध होता अथवा निवृत्ति होती है, इसकी अपेक्षा होने पर स्वयं मूलकार लिख रहे हैं कि एवं च सुक्ति रूपस्य। कहते हैं सुक्ति में जो रजत दिखाई दे रहा, रजत, वो सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ तुला विद्या कार्यत्व पक्षी। कहते हैं सुक्ति के आश्रित जो विद्या है, आपको हमने पहले दो बात कहा था, एक विषयावच्छिन्न चेतन के आश्रित विद्या रहती है और एक प्रमाता अवच्छिन्न चेतन के आश्रित विद्या रहती है। तो जो प्रमाता अवच्छिन्न चेतन के आश्रित रहती है विद्या, वो मूला विद्या है, और जो विषयावच्छिन्न चेतन के आश्रित विद्या रहती है वो तुला विद्या है। ठीक, तो तुला विद्या जो होती है उसका क्या हो जाता है, जब विषय का ज्ञान होता है तो तुला विद्या नष्ट हो जाती है। घटावच्छिन्न चेतन है, जब प्रमाता अवच्छिन्न चेतन से का परिणाम वृत्ति अवच्छिन्न चेतन जाता है, उस पर आरूढ़ जो चेतन है वृत्ति में, वो जा करके विषय देश में घटावच्छिन्न चेतन के आश्रित जो घट का ज्ञान उसका नाश कर देता है। ठीक, तो तुला विद्या का नाश हो जाता है, तुला विद्या का नाश हो जाता है, फिर घट का ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही जो आपने कहा था सुक्ति वाले में इदमावच्छिन्न चेतन के आश्रित तुला विद्या है, उसका कार्य क्या है, रजत। तो उसका कार्य जब रजत को माना जाएगा तब कहते हैं सुक्ति अवच्छिन्न चेतन निष्ठ तुला विद्या का कार्य किसको माना जाएगा, रजत को। तब सुक्ति के ज्ञान से क्या हो जाएगा कि उस सुक्ति का ज्ञान और अज्ञान का जो कार्य रजत है उसका जो है निवृत्ति होगी, नाश होगा। तो इस स्थल को बाध शब्द से कहा जाए, ध्यान रखिएगा कि सुक्ति अवच्छिन्न चेतन निष्ठ जो तुला विद्या है उसका कार्य जो रजत है, उस रजत का जब सुक्ति के ज्ञान से नाश माना जाएगा तो क्या जाएगा, जब सुक्ति का ज्ञान जाएगा तो सुक्ति के ज्ञान से सुक्ति का ज्ञान, उस ज्ञान का कार्य जो रजत
दोनों का नाश हो जाता है। ऐसे इसलिए इसको बाधित माना जाए। किंतु ठीक है, देख लो। एवं मन कार्यनाश द्वैविध्य सिद्धे सती। एवं का अर्थ है कार्यनाश दो प्रकार का जब सिद्ध हो गया। सुक्ति इति ज्ञाने, सुक्ति इति ज्ञाने माने कहा कि सुक्ति तो ज्ञान यहां समझा रहे हैं। देखो, यम सुक्ति ये ज्ञान है। ज्ञान समान विषयक ज्ञान समान विषयक अज्ञान का नाशक, ये नियम है। तो समान विषयक ज्ञान समान विषयक अज्ञान का नाशक होता है। यहां पर क्या है कि सुक्ति जो है आपके सामने, यहां पर अगर अज्ञान का विषय इसको माना जाएगा सुक्ति को, ज्ञान का विषय सुक्ति है और ज्ञान का विषय सुक्ति है, तो दोनों ज्ञान और ज्ञान का विषय क्या हो जाएगा, समान होता है। तब जाकर के यम सुक्ति के ज्ञान से यम सुक्ति का ज्ञान नाश होता है। तो वह यम सुक्ति के ज्ञान से जो सुक्ति के ज्ञान का नाश हुआ और ज्ञान का नाश हुआ तो उसका कार्य जो है रजत का भी नाश हो जाता है। तो प्रश्न हुआ कि नेदम रजतम ये ज्ञान, नेदम रजतम से शंका क्या उठा लीजिएगा कि यम सुक्ति के ज्ञान से यम सुक्ति का ज्ञान नाश होता है, इदम रजतम रजत का नाश होता है, अथवा नेदम रजतम से रजत का नाश होता है। तो उसका समाधान देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि समान विषय ज्ञान जो है समान विषय ज्ञान का नाश, नेदम रजतम से सुक्ति के ज्ञान का नाश नहीं होता है, अपितु यम सुक्ति इस ज्ञान से सुक्ति के ज्ञान का नाश होता है। ऐसा मानने पर ज्ञान और ज्ञान के विषय समान सुक्ति पड़ता है। तो फिर नेदम रजतम क्या है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि नेदम रजतम इति ज्ञानम तु अनुवाद। कहते हैं नेदम रजतम ज्ञान क्या अनुवाद है, किसका अनुवाद भाई, सुक्तित प्रकारक ज्ञान से। सुक्तित प्रकारक सुक्ति का जो ज्ञान हुआ उसका जो अनुवाद हुआ फलितार्थ है, क्या है, नेदम रजतम। जब यम सुक्ति ज्ञान हो गया तो यम सुक्ति ज्ञान का फलितार्थ क्या हो गया कि भाई ये सुक्ति है रजत नहीं है, फलितार्थ हो जाता, अनुवाद कह दिया गया। रजतादि भेद ज्ञान निवर्तकत्वात्, कहते हैं ये जो रजतादि जो भेद है, रजतादि प्रतियोगिक या सुक्ति आदि निष्ठ जो भेद है, ठीक है, उसका जो ज्ञान है उस अज्ञान का नाशक कौन होता है, यम सुक्ति ये ज्ञान, सुक्ति प्रकारक सुक्ति विशेष ज्ञान होता है। तदुक्तम पंचपादिकायाम, कहते हैं इसको पंचपादिका कारण आचार्य ने कहा है सुक्तित्व ज्ञानम एवं बाधकम। सुक्तित्व प्रकारक सुक्ति विशेषक ज्ञान ही क्या है, इदम रजतम इस ज्ञान का बाधक होता है। नेदम रजतम इति अनुवाद, नेदम रजतम उसका क्या अनुवाद, ठीक है। रजतस्य बाधा उपादानेन स नाश, रजत का बाध मतलब उपादान, तुला विद्या पक्ष में, ठीक, वहां पर तुला विद्या का भी नाश होता है और उसका कार्य जो रजत है उसका भी नाश होता है, इसलिए यहाँ उपादान के साथ नाश है, इसलिए बाध मान। कहते हैं तुला विद्या है क्या चीज भाई, विद्या तो कई है, तो कहते हैं तुला विद्या से मूला ज्ञान से अवस्था विशेषा। कहते हैं तुला विद्या क्या है, मूला ज्ञान की एक अवस्था विशेष है, एक अंश विशेष है। कभी उसे नाना अंश भी मानते हैं, अवस्था विशेष भी मानते हैं, कि कई तरह से समाधान ऊपर के ग्रंथों में दिया गया है। एक करें उसकी एक अवस्था विशेष है, उसी को मूला ज्ञान की एक अवस्था विशेष को ही तुला विद्या कहा गया। तदुक्तम विवरणे, इसी को विवरणकार ने कहा मूला ज्ञान से अवस्था भेदा। कहते हैं मूला ज्ञान की अवस्था भेद कौन हुआ, विशेष कौन, तुला विद्या, वही रजतादि उपादानी, वही रजतादि का उपादान कारण बनती है। और सुक्तिका आदि ज्ञान ही यम सुक्ति इत्यादि ज्ञान के द्वारा स अध्यास से, अध्यास के सहित रजत का जो अध्यास है और उसका ज्ञान वो सब निवर्तन के निवृत्त हो जाते हैं। अब कहते हैं कि जिस पक्ष में ये मूला विद्या का कार्य माना जाए, इसको स्वप्न गजाति, प्रश्न क्या माना जाएगा, स्वप्न गजाति को मूला विद्या का कार्य माना जाए, ठीक है। स्वप्न गजाति कैसे हैं, मूला विद्या का कार्य है।
ठीक। तो कहते हैं उसके विषय में बोल रहे हैं कि मूला विद्या कार्यत्व पक्षे, मूला विद्या का जिस पक्ष में स्वप्न आदि को मूला विद्या का कार्य माना जाएगा, तो कहते हैं स्वप्न गयादिवत निवृत्ति त्याह, कहते हैं उस समय उसकी क्या माना जाएगा, वो तो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्ति हो सकती है, सुक्ति के ज्ञान से निवृत्ति तो होगी नहीं, क्योंकि मूला विद्या की निवृत्ति कब होती है, ब्रह्म ज्ञान से। तो कहते हैं फिर स्वप्न गयादि का जो निवृत्ति नाश होता है, कहते हैं उसकी निवृत्ति माना, उसकी जो है निवृत्ति मानी जाएगी। मूल में देखिएगा, मूला विद्या कार्यत्व पक्षे तो, कहते हैं जिस समय स्वप्न के गयादि पदार्थ को मूला विद्या का कार्य माना जाएगा, उस पक्ष में मूला विद्या या ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्या, कहते हैं ब्रह्म तत्व साक्षात्कार से मात्र निवृत्त होने वाली है। ठीक है, ऐसी है, ब्रह्म तत्व साक्षात्कार से मात्र निवृत्त होने वाली है। ये सुक्तित्व ज्ञान अनिवृत्त्या, उस समय सुक्तित्व ज्ञान से मूला विद्या का नाश तो हो नहीं सकता है, तो फिर सुक्तित्व ज्ञान से केवल क्या है, रजत की ही निवृत्ति होगी। ठीक, रजत की निवृत्ति होगी, उसका जो कारण जो है मूला विद्या, उसकी निवृत्ति नहीं होती है। तो उस समय रजत का क्या है, रजत का क्या माना जाएगा, तो तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्र, वहां सुक्ति के ज्ञान से रजत की निवृत्ति मात्र होगी। जैसे मूसल प्रहारेण घटस्य एव, जैसे मूसल के प्रहार से घट का जैसे नाश होता है, वहां पर घट की निवृत्ति होती है, न कि घट का बाद होता है। ऐसे यम सुक्ति इस ज्ञान से रजत की निवृत्ति मात्र होगी, न कि इस ज्ञान से मूला विद्या का नाश होता है। अतः इसको जो है बाद नहीं कहा जाए। टीका देखिएगा। अच्छा, ननु अस्मिन पक्षे सुक्ति रूप ज्ञान है प्रमात्र प्रसंगा, कहते हैं इस पक्ष में क्या हो जाएगा, अस्मिन पक्षे सुक्ति रूप का जो सुक्ति रत का ज्ञान है, भाई मूला विद्या का कार्य घट है, घट का ज्ञान, और मूला विद्या का कार्य क्या हुआ, रजत का ज्ञान, दोनों ही मूला विद्या के कार्य है। तो दोनों के ज्ञान, जब घट ज्ञान में प्रमात्व है, तो रजत ज्ञान में प्रमात्व आना चाहिए। उनका समझ में आ रही बात, ध्यान रखिएगा कि जब जो मूला विद्या का कार्य जैसे घटपट आती है, उसका ज्ञान को आप उस ज्ञान में प्रमात्व मानते हैं, ऐसे ही मूला विद्या का कार्य जो रजत आती है, सर्प आती है, तो उसमें उनके ज्ञान को भी क्या मानना चाहिए, उसमें भी प्रमात्व मानना चाहिए। तो ननु अस्मिन पक्षे सुक्ति रूप ज्ञान है प्रमात्व प्रसंज्ञा, सुक्ति रत के ज्ञान में क्या है, प्रमात्व आना चाहिए। क्यों, इस संसार रसायाम बाधितत्व घटित लक्षण सत्वात्, कहते हैं आपने क्या भाव जोड़ा है, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व प्रमात्व, अनधिगत हो और बाधित हो, वहां बाधित पद दिया है, अबाधित का मतलब संसार दशा में बाधित, तो संसार दशा में बाधित भी है, संसार दशा में अबाधित, तो मूला विद्या पक्ष में संसार दशा में रजत भी क्या है, अबाधित है। आपने स्वयं कह दिया कि रजत की निवृत्ति होती है, बाद नहीं होता है, उसमें अबाधित तत्व चला गया। तो कहते वहां अबाधित तत्व चला जाने से उसमें परमात्मा आना चाहिए। शंका सावधानी से समझना इसको, जैसे मूला विद्या का कार्य घट है, वो घट का ज्ञान में घट जो अबाधित होता है, संसार दशा में बाधित होता है, ऐसे ही मूला विद्या का कार्य जो रजत है, उस रजत का भी, रजत भी क्या है, मूला विद्या में आपने कहा उसकी निवृत्ति होती है, बाद नहीं होता है। ठीक, उसमें बाधितत्व आपने मान लिया, तो बाधितत्व मान लिया, तो रजत इदम रजतन, इस ज्ञान में क्या मानना चाहिए आपको, परमात्मा मानना चाहिए। स्वामी जी, निवृत्ति, रजत का जो निवृत्ति बोल रहे हैं, ये किस दशा में, संसार दशा में है स्वामी जी? देखिए, दो प्रसंग है आपके सामने, एक तो है निवृत्ति, एक है बाध। मूला विद्या का कार्य आप मानते हैं कि तुला विद्या, अगर मूला विद्या का कार्य आप मानेंगे तब तो रजत की निवृत्ति माने, रजत का बाध आप नहीं कह सकते, क्योंकि मूला विद्या है, ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होती है। दो प्रसंग उठाया ना, कि तुला विद्या का अगर कार्य आप कहते हैं, तब तो तुला विद्या का जो है
यम सुक्ति इस ज्ञान से तुला विद्या का कार्य रजत का जब नाश होगा तो उसको बाद कहें, वहां तक कोई झगड़ा नहीं। किंतु जिस पक्ष में स्वप्न के गजाति पदार्थों को मूला विद्या का कार्य कहें, मूला विद्या का कार्य कहेंगे, तो मूला विद्या का कार्य करेंगे तो उस पर विचार चल रहा है कि स्वप्न के गजाति पदार्थ कैसे हैं, मूला विद्या के कार्य हैं। रजत आदि कैसे हैं, मूला विद्या के कार्य हैं। रजत आदि जब मूला विद्या के कार्य हैं तब इसका प्रसंग है कि मूला विद्या तो निवृत्त हुई नहीं, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, तो फिर रजत का जो है मूला विद्या उपादान कारण तो नाश नहीं हुआ, तो फिर रजत का जो है यम सुक्ति इस ज्ञान से क्या है, केवल रजत की निवृत्ति होगी, बाद नहीं माना जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? जी। उस समय रजत की निवृत्ति मानी जाए। कहते हैं रजत का बाद कब होगा, जब ब्रह्म ज्ञान। मूला विद्या पक्ष में कब रजत का बाद माना जाएगा, जब ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान होगा तो मूला विद्या और उसका कार्य रजत इस सबका बाद निवृत्त होगी, तब वहां पर उपादान कारण के सहित कार्य का नाश होगा, तब उसको बाध कहा जाए। ये दोनों तुमने शुरू में कहा कि भाई निवृत्ति कहाँ बोलते हैं और बाध कहाँ बोलते हैं, दोनों शब्दों को यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको कि अगर उपादान कारण के सहित कार्य का नाश है तब तो बाध है। तो आप जिस पक्ष में मूला विद्या का कार्य रजत को मान रहे हो, तो मूला विद्या तो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होगी, निवृत्त तो हुई नहीं है, तो मूला विद्या निवृत्त नहीं हुई है, फिर यम सुक्ति ज्ञान से क्या है, वहां पर केवल रजत का बाद, रजत की निवृत्ति हो। कैसे? जैसे हाँ, निवृत्त और बाद में क्या अंतर है स्वामी? इसी बात को तुमने शुरू से बता रहे हैं। निवृत्ति उसे कहते हैं जहां पर कारण रहता है और कार्य का नाश हो। जी जी जी। जैसे आपने डंडे से घट को फोड़ दिया, तो घट का नाश हुआ, लेकिन घट के कारण मिट्टी का नाश नहीं, वहां घट की निवृत्ति बोली जाएगी। और जहां पर घट का बाद कब बोला जाएगा, जब ब्रह्म ज्ञान हो। तो ब्रह्म ज्ञान होगा तो घट का जो कारण कौन है, माया है, उपादान कारण माया है। तो ब्रह्म ज्ञान होने पर माया भी निवृत्त होगी, माया का कार्य घट भी निवृत्त होगा, तब जो है क्या बोला जाएगा, घट का बाद हो। जी स्वामी जी, ठीक हुआ जी। तो अब इस पर पक्ष हुआ कि मूला विद्या पक्ष में जो है, मूला विद्या जो है रजत का उपादान कारण है, रजत का उपादान कारण जो है इसको माना मूला विद्या। तो कहते हैं वहां मूला विद्या जब रजत का उपादान कारण है, तो सुक्तित प्रकारक सुक्ति विशेषक ज्ञान से, माने सुक्तियम सुक्ति इस ज्ञान से, जिसको क्या बोलते हैं, घट ज्ञान को भाषा में घटत प्रकारक घट विशेषक ज्ञान, ऐसे ही सुक्तित प्रकारक सुक्ति विशेष, यहाँ सुक्तित्व ज्ञान न, वहां लिखा मतलब सुक्तित्व प्रकारक सुक्ति विशेषक ज्ञान से क्या है, वहां पर क्या माना जाएगा, इस ज्ञान से मूला विद्या जो है ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त होती है, सुक्तित प्रकारक सुक्ति विशेष ज्ञान से उसका निवृत्ति नहीं होती है, अनिवृत्त्या, निवृत्ति नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, तो रजत तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्र, रजत का वहां पर सुक्ति ज्ञान से केवल निवृत्ति हो, बाद नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण तो है ही। कैसे? जैसे मुसल प्रहाण घटस्य, जैसे मुसल से जो डंडे से घट को फोड़ दिया, वहां घट की केवल निवृत्ति हुई, घट का बाद नहीं होता। तो आपको मोटी मोटी इसका अर्थ ऐसे लेंगे, यदि रजत को हम स्थूला विद्या का कार्य मानेंगे और उसमें उस पक्ष में तो बोलेंगे रजत का माने उसका बाद हुआ, और यदि मूला विद्या मानेंगे तो निवृत्ति बोलेंगे, ऐसा लगेगा? बात ऐसा क्यों बोला जाए? प्रसंग ये है कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों माना जाता है? प्रसंग आपसे पूछा जाएगा ना कि ऐसा आप क्यों मान रहे हैं? क्योंकि स्थूला विद्या जब सुक्ति के ज्ञान से
ज्ञान हुआ तो स्थूला विद्या भी गई और उसका कार्य रजत भी गई, तो ये बाद कहा उपादान समेत। और यदि हमने उसका उपादान मूला विद्या माना तो मूला विद्या तो भी गई नहीं, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, केवल हमको रजत गई, सुक्ति का भान हुआ, तो यहाँ पर निवृत्ति मानेंगे ऐसा। निवृत्ति, बस यही बात कही जा रही। अब इसमें दोष क्या आया ऐसा मूला विद्या पक्ष में? तो कहते हैं कि जैसे घट का आपने क्या माना, भाई मूला विद्या का कार्य घट है, ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होता है, व्यवहार संसार दशा में उसकी निवृत्ति होती नहीं, बाधित है। ऐसे ही मूला विद्या का कार्य जो रजत है, ठीक है, मूला विद्या का कार्य क्या? रजत है। से घट है मूला विद्या का कार्य, से मूला विद्या का कार्य रजत है। रजत का भी क्या होना चाहिए? रजत के ज्ञान को भी क्या मानना चाहिए? उसमें बाधित आएगा। जो घट में बाधित तत्व आ रहा है, रजत में बाधित तत्व आ रहा है। इदम रजतम, इस ज्ञान में क्या है? अनधिगत और बाधित विषय ज्ञान होने से इसमें परमात्म लक्षण आ गया। ठीक है, ये अलग से शंका उठाई जा रही है। वो तो अध्यास की बात कह दी आपने, अब अलग से शंका उठा रहे हैं। ये तो आपने निवृत्ति और बाद का समाधान तो कर दिया, हमने मान लिया, लेकिन सरकार ये बतलाओ कि जैसे मूला विद्या का कार्य घट है, उसका संसार दशा में बाधित होता है, ऐसे मूला विद्या का कार्य जो रजत है वो भी संसार दशा में बाधित। तो बाधित होने से उसमें क्या हो जाएगा कि दोनों में बाधित तत्व होने से उसमें परमात्म ज्ञान लक्षण जाना चाहिए, ये शंका आई। जैसे ननु अस्मिन पक्षे, कहते कौन से, किस पक्ष में? मूला विद्या पक्ष में। सुक्ति रूप ज्ञान एकदम रजत, इस ज्ञान में परमात्म प्रसंग, परमात्म का आपत्ति आएगी। क्यों? कि संसार दशायाम बाधित तत्व घटित लक्षण सत्वाद। कहते मूला विद्या का कार्य होने के कारण संसार दशा में उसका जो है बात नहीं होगा, उसकी आपने निवृत्ति कहा है। आपने कहा सुक्ति के ज्ञान से क्या होता है? रजत की निवृत्ति होती है, जैसे मूसल के प्रहार से घट की निवृत्ति होती है। तो जहां निवृत्ति होती है, बात तो हुआ नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अबाधित विशेषण सार्थक हो गया। अतः उसमें क्या है? परमात्म की आपत्ति आनी चाहिए, ये हुआ पूर्व पक्ष। सिद्धांति करें अबाधित पदेन आगंतुक दोष अजन्यत्व विवक्षितत्वा। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। कहां पर? पृष्ठ 91 पर देख लेना कि यद्यप मूला विद्या के कार्य कौन है? घट भी है और रजत भी है। शायद है कि मूला विद्या का कार्य कौन है? घट भी है और रजत भी। इतना तो हमने माना। अभी इस पक्ष में मूला विद्या का कार्य मान रहे हैं घट रजत को। कहते हैं मूला विद्या का कार्य जो घट भी है और रजत भी है, बात तो ठीक है, लेकिन हम अबाधित पक्ष से यहाँ पर करेंगे कि आगंतुक दोष से अजन्य होना चाहिए। अब जो घट है आगंतुक दोष से अजन्य है, और जो रजतादि ये कैसे है? आगंतुक दोष से जन्य है, अतः उसमें लक्षण नहीं है। हाँ जी जी स्वामी जी। ठीक हो गया। पीछे आ गया था यद्यप दोनों विद्या के कार्य हैं, घट भी और रजत भी, तो घट जो है केवल मात्र विद्या का कार्य है, और घट कैसा है? रजत कैसा है? आगंतुक दोष से, विद्या के साथ साथ आगंतुक दोष से जन्य है। अब अबाधित पर का हमने कह दिया आगंतुक दोष से जन्यत्व है, तो आगंतुक दोष से जन्य घटाती है, तो घट का ज्ञान में प्रमात्व है, और रजत ज्ञान में आगंतुक दोष जन्यत्व होने से क्या प्रमात्व नहीं रहे। अबाधित पद का विश्लेषण कर दिया गया। यह पृष्ठ 91 का पंक्ति आप देख लेना, तो वहां पर कोई आपत्ति आपको नहीं है। आगे देखिए अब क्या प्रसंग आ गया। अब प्रसंग आ रहा है कि सुक्ति में जहां रजत दिखाई दिया, इस कारण से चाकचक्य आदि दोष गए, दौड़ करके हाथ पैर तोड़वाते हुए पहुंचे कि भाई चांदी मिल जाएगी। ठीक, लोभी आदमी ऐसे करता। डरपोक जो होता है वो रस्सी को देख करके हाथ पैर तोड़वाता हुआ भागा, सिर भी फूट गया, गिर भी गया कि काकी जी सांप है। उसने तो हाथ पैर, दोनों ही हाथ पैर तोड़वाते। लोभी भी
और डरपोक भी। तो दोनों तो किए, ठीक। लेकिन फिर जब देख आए कि अरे भाई, किसी ने कहा अरे बेवकूफ ये तो सुक्ति है, और किसी ने कहा अरे देख ये रस्सी है, तो में कांप रहा है, वहां पर हाथ पे तुड़वा लिया, तो उसने रस्सी दिखा दिया, उसने सुक्ति दिखा दी। तो कहते हैं आए के बैठा, लेकिन जो है सूर्य का प्रकाश वैसे को वैसे ही है, सूर्य का प्रकाश वैसे को वैसे ही है, दोष है चाक्षिक आदि दोष वैसे बना हुआ प्रकाश के कारण से। और जहां कुर्सी बैठ के देख रहा है, एक तरफ अपने माथा को भी ठीक कर रहा है कि भाई सिर में चोट लग गई, और फिर चमकती हुई चांदी जैसी ऊंची चमकती रही। जैसे पहले रजत दिखाई दे रहा था, वैसे ही अब भी रजत दिखाई दे रहा, उसकी निवृत्ति हुई नहीं। जैसे रस्सी में पहले सांप दिखाई दे रहा था मंद अंधकार के कारण से, वैसे रस्सी के जानने के बाद भी क्या है, जो दोष था उस दोष के कारण से फिर भी वैसे दिखाई दे रहा है सर। तो कहते वहां कैसे हो जाएगा, बात कहां। संसार होते हुए भी जिसको तत्व ज्ञान हो गया, और तत्व ज्ञान होने के पश्चात फिर भी संसार के सामने वैसे ही है, संसार का बात कहां हुआ। अहंता उसने चेतन में स्थापित कर ली, और बाद में भी उसकी अहंता को संसार दिखाई देता कि नहीं देखा। अंधा तो हो नहीं जाता, हार्ट अटैक तो होता नहीं, तो फिर संसार की प्रतीति हो रही, संसार की बात कहां। ये शंका है। इस शंका के समाधान के लिए सिद्धांती कहते हैं यहाँ पर जो वेदांत की जान है, वैदिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वेदांती देते कि यहाँ पर कैसे है कि वैदिकरण धर्मावच्छिन्न माने एक रजत में जो धर्म है, रजत के साथ जो धर्म है रजतक, वो समानाधिकरण धर्म है। और ये कैसा है कि जो रजत में नहीं धर्म है, ठीक है, जो है रजत में जो धर्म नहीं है वो धर्म है, उस धर्मत्वेन जो है वहां पर वो वस्तु दिखाई नहीं देती। अब इसको एक दृष्टांत से समझो। जैसे क्या देख रहा है कि वहां पर उसे रजत दिखाई दे रहा है। अब पहले तो देख आया कि ये तो सुक्ति है, अब उसे दिखाई दे रहा रजत, लेकिन रजत के लिए वो दौड़ नहीं रहा। क्यों? कि रजत उसे बाधित रूप से दिखाई। किस रूप से? कि सुक्तित्वेन वो रजत को देख रहा, सुक्तित्वेन रजत का बाध हो रहा। माने रजत की प्रतीति होने पर भी, पहले रजतत्वेन रजत की प्रतीति हो रही थी इसलिए दौड़ा, अब भी रजत की प्रतीति हो रही है। अब किस रूप से प्रतीति हो रही है? सुक्तित्वेन उसकी रजत की प्रतीति हो। तो सुक्तित्वेन जो रजत की वहां प्रतीति, जो सुक्तित्वेन जो रजत को देखता है तो रजत का बाध लिया, सुक्तित्वेन रजत वहां नहीं है, ठीक है। रजतत्वेन रजत के होने पर भी सुक्तित्वेन रजत वहां पर नहीं है। ऐसे ही जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो दृश्यत्वेन जगत के प्रतीत होने पर भी पारमार्थिकत्वेन जो है वहां पर जगत नहीं होता है। पारमार्थिक दृष्टि से कोई भी न था, न है, न होगा। वेदांत की प्रक्रिया जो है उसका निरूपण यहाँ पर चल रहा, उसे कल हम बतला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।